हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई को जो है ध्यान लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का जो है गोधली का गद्य खंड है, जो क्लास का 12 का जो हिंदी बुक है उसका चैप्टर नंबर 1, जो इसका लेखक है बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। तो उसमें जो हम लोग यानी राइटर परिचय के साथ साथ जो है इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को जो है इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है। तो दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह का हर वीडियो का अपडेट आप तक जो है सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यदि इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन करके जो है वहाँ से जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम से ज्वाइनिंग करने के लिए जो है हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम का लिंक दिया गया है अबाउट सेक्शन में, वहाँ से जो डायरेक्ट जो टेलीग्राम को ज्वाइनिंग किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। तो पहला चैप्टर है हम लोग का बातचीत जो चैप्टर है इसका लेखक कौन है? बाल कृष्ण भट्ट। ये है बाल कृष्ण भट्ट जी का जो फोटो है। ठीक है, इसको बढ़िया से फ़ोटो को पहचान लीजिएगा। ठीक, तो बाल कृष्ण भट्ट का जो जन्म है ये 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ है। ठीक है, कब हुआ था? 23 जून 1844 को। और निधन यानी उसका मृत्यु जो हुआ था 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे है इसका निवास स्थान। बाल कृष्ण भट्ट का जो निवास स्थान कहाँ है? तो बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान जो है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, यानी इलाहाबाद जो है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे जो इसका निवास स्थान है। इसके माता पिता का नाम क्या था? तो माता का नाम था पार्वती देवी और पिताजी का नाम था क्या? बेनी प्रसाद भट्ट। तो दोस्तों, यदि ये वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो 1 नंबर चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछने वाले हैं, जैसे भी पूछे तो एक भी सवाल जो आपसे मिस होने वाला नहीं है। ठीक है, अगला है तो पिता एक व्यापारी थे, यानी बाल कृष्ण भट्ट के पिताजी थे बेनी प्रसाद भट्ट, वो क्या थे? एक व्यापारी थे। और माता एक सुसंस्कृत महिला थी, यानी एक सभ्य महिला थी, जिन्होंने बाल कृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई थी। ठीक है, एक शिक्षित महिला थी और सुसंस्कृत महिला थी, जिन्होंने बाल कृष्ण भट्ट के मन में जो है अध्ययन यानी पढ़ाई का जो रुचि और लालसा को जगाए थे। कौन? उनकी माता पार्वती देवी। ठीक है, पिता का नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट, जो कि एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। ठीक, अगला है इसका शिक्षा की बात करते हैं। बाल कृष्ण भट्ट जी का शिक्षा कहाँ हुआ था? तो प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किए थे। ठीक है, शुरू में जो है ये क्या किए थे? संस्कृत का अध्ययन किए थे। 1867 ईस्वी में मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी थी। और 1867 ईस्वी में जो है मिशन स्कूल से किसकी परीक्षा दिया था? एंट्रेंस की परीक्षा दिया था। ठीक है, इसका वृत्ति यानी इसका जो वृत्ति क्या रहा? ठीक है, 1869 से लेकर 1875 तक प्रयाग की मिशन स्कूल में अध्यापन। ठीक है, इन्होंने जो है 1869 से लेकर 1875 ईस्वी तक जो है प्रयाग की मिशन स्कूल में जो है पढ़ाने का काम किए थे। ठीक, उसके बाद 1885 ईस्वी में प्रयाग के CAV स्कूल में संस्कृत का अध्यापन, है ना। उसके बाद जो 1885 ईस्वी में जो है प्रयाग के CAV स्कूल जो है उसमें जो है संस्कृत पढ़ाए थे। कहाँ पे? ये जो है प्रयाग के CAV स्कूल में। कब? 1885 ईस्वी में। ठीक है, और 1888 ईस्वी में प्रयाग की कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त। ठीक है, उसके बाद 1888 में जो है प्रयाग के कायस्थ पाठशाला जो है इंटर कॉलेज में इसको जो है अध्यापक के रूप में नियुक्त किया गया था। किसको? बाल कृष्ण भट्ट जी को। ठीक, आगे देते, किंतु उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी थी। उसके बाद ये क्या था? इसका जो उग्र स्वभाव था, यानी तुरंत जो है मतलब उग्र हो जाना जो था, एकदम तुरंत जो है कोई भी चीज़ को जो है उत्साह से लेने के कारण जो है इसको जो है अपना नौकरी छोड़ना पड़ा था। और उसके बाद लेखन कार्य पर निर्भर रहता और लिखने के कार्य पर उसके बाद निर्भर हो गए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं विशेष परिस्थिति क्या रहा इसका जीवन का। विशेष परिस्थिति, ठीक है, यानी कि हर एक व्यक्ति के जीवन में जो एक संघर्ष का जो है स्थिति आता है, तो ये तो स्वाभाविक है। सभी का ज़िंदगी में जो एक संघर्ष का जो है सब पल आता है, उसके संघर्ष के बाद ही जो उसको किसी न किसी क्षेत्र में सफलता मिलती है। तो उसी तरह से जो है बाल कृष्ण भट्ट के जो विशेष परिस्थिति रहा था, इसके पिता के निधनोपरांत यानी पिता के निधन के उपरांत पैतृक व्यापार संभालने के नाम पर गृह कलह का सामना हुआ था। उसके बाद यानी कि इसके पिता का जब देहांत हो गया तो उसके बाद जो उसका जो पैतृक व्यापार था, जो पिताजी इसको व्यापारी थे, उसका जो व्यापार को संभालने को लेकर जो है गृह कलह यानी घर में जो है मतलब
टोनबाज होने लगा था, ठीक है, इसका भी सामना करना पड़ा था। पैतृक घर छोड़कर घोर आर्थिक संकट में जूझते हुए हिम्मत से काम लिया था और साहित्य के प्रति समर्पित रहे, और घर में कलह के कारण जो है वो पैतृक घर जो है त्याग दिए थे और घोर आर्थिक संकट को जूझते हुए जो है हिम्मत से काम लिया और साहित्य के क्षेत्र में जो है अपना जो है जीवन को समर्पित कर दिए थे, ठीक है। आगे देखते हैं रचनात्मक सक्रियता, यानी इसकी सक्रियता क्या थे, रचनात्मक, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदू वर्धनी सभा प्रयाग की ओर से 1887 ईस्वी में हिंदू प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना प्रारंभ किया, है ना। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से इन्होंने जो हिंदी वर्धनी सभा की प्रयाग की ओर से जो 1887 कब में 1887 ईस्वी में जो एक हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना शुरू किया और वे इस कार्य में जो है 33 वर्षों तक लगे रहे, ठीक है। आगे देख लेते हैं। इस नियमित रूप से राजनीतिक, साहित्यिक और नैतिक राजनीतिक विषयों पर निबंध लिखते रहे। 1881 ईस्वी में वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की और 1886 ईस्वी में लाला श्रीनिवास दास के संयुक्ता स्वयंवर की जो कठोर आलोचना किए थे, ठीक है। जीवन के अंतिम दिनों में वे हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रित किए गए थे, लेकिन अच्छा व्यवहार न होने के कारण वो उनसे क्या हो गए, अलग हो गए थे। तो यानी जीवन के अंतिम दिनों में जो है इन्होंने हिंदी शब्दकोश का जो संपादन के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा जो है काशी आमंत्रित किए गए थे, लेकिन उनका जो है व्यवहार ठीक नहीं होने के कारण जो उनसे वो अलग हो गए थे, ठीक है। उसके बाद कर लेते हैं इसका रचनाएं क्या क्या था। पहला था उपन्यास, इसका कौन कौन है, याद रखिएगा, इसको बढ़िया से याद करिए। उपन्यास जो है बालकृष्ण भट्ट का कौन कौन है। एक है रहस्य कथा, पहला उपन्यास है। नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान, एक मुजार, गुप्तवैरी, रमातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव, ये सारी जो बालकृष्ण भट्ट की क्या है, ये उपन्यास है, क्या है, उपन्यास है, ठीक है। आगे देखते हैं इनका जो नाटक कौन कौन है, यानी बालकृष्ण भट्ट जो हर एक क्षेत्र में जो है लेखन का काम किए हैं। तो पहला इसका नाटक है पद्मावती, क्या है, पद्मावती, कीर्तार्जुनीय, वेनी सहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर, यानी राजा नल और दमयंती का जो स्वयंवर हुआ था वो उसके बारे में इन्होंने लिखा है। शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाथ वध, कट्टर सुम को एक नकल, विरिहन्नला, इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी, भारतवर्ष और कली, दो दूरदेशी, एक रोगी एक वैद्य, रेल का टिकट, खेल, बाल विवाह आदि जो है इसका जो प्रमुख नाटक है ना। बालकृष्ण भट्ट के द्वारा इतना सारा जो नाटक है। उसके बाद इसके द्वारा प्रहसन कौन कौन है, ये VVI है, ठीक है। जैसे प्रहसन इसका कौन है, जैसा काम वैसा परिणाम, ये इसका प्रहसन है। नई रोशनी का विष, ये भी इसका प्रहसन है। आचार विडम्बना, ये सारी जो है बालकृष्ण भट्ट की जो है प्रहसन है। तो आगे हम लोग देख लेते हैं। प्रहसन के बाद हम लोग आगे बात करते हैं इसका निबंध। बालकृष्ण भट्ट ने जो है लगभग 1000 के आसपास निबंध लिखे थे, जिसमें से 100 से ऊपर बहुत ही महत्वपूर्ण है और भट्ट निबंधमाला नाम से 2 खंड में एक संग्रह प्रकाशित हुआ है, ठीक है। तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा जो है लगभग 1000 से भी अधिक जो है निबंध लिखे गए थे, जिसमें से 100 से अधिक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और भट्ट निबंधमाला के नाम से जो 2 खंड एक संग्रह प्रकाशित किया गया, ठीक है। आगे अब बात कर लेते हैं इसका। बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं और उपन्यासकारों में से एक है, यानी बालकृष्ण भट्ट जो है आधुनिक हिंदी गद्य के आधुनिक निर्माताओं और उन्नायक रचनाकारों में जो है क्या एक है, इनका चुना जाता है। ये भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों में से एक है। तो कह देगा कि बालकृष्ण भट्ट जो किस युग के साहित्यकार हैं, तो हो जाएगा इसका जवाब भारतेंदु युग, ठीक है। आगे देखते हैं। वे हिंदी के प्रारंभिक युग के प्रमुख और महान पत्रकार, निबंधकार और हिंदी के आधुनिक आलोचक के प्रवर्तक में अग्रगण्य है, ठीक है। तो बालकृष्ण भट्ट जो हिंदी के प्रारंभिक युग के प्रमुख और महान पत्रकार भी रहे हैं, निबंधकार भी रहे हैं और हिंदी की आधुनिक आलोचना के प्रवर्तकों में अग्रगण्य यानी आगे रहे हैं, ठीक है। इन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य को अपने प्रभावशाली जनधर्मी व्यक्तित्व और लेखन से एक नवीन धरातल, नवीन दिशा और नया रूप, रंग और मानस दिया था। यानी उन्होंने अपने हिंदी साहित्य को जो है
अपने प्रतिभाशाली जनधर्मी व्यक्तित्व और लेखन से जो है यानी हिंदी को जो एक नवीन धरातल और नया दिशा और नया रूप रंग दिया है। किनो कौन? जो बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, निश्चय ही महत्तर युगांतकारी कार्य में वे एकांकी नहीं थे। स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेम घम, राधा चरण गोस्वामी और जैसे अनेक महान साहित्यकार उसके साथ थे। यानी कि हिंदी को जो एक नई दिशा और नया रूप दिया गया था, उसके साथ में जो है वो अकेले नहीं थे, बहुत सारे जो है साहित्यकार और कवि भी थे इसके साथ में। ठीक है, किंतु यह एक सर्वसम्मत स्थापित मानता है कि अपने युग के सर्वाधिक सक्रिय, मुखर और दीर्घ समय तक सुदृढ़ निष्ठा के साथ तेजस्वी लेखन द्वारा साहित्य सेवा करते रहने वाले समर्पित साहित्यकार थे। यानी सबसे अधिक लंबी अवधि तक जो है साहित्य के क्षेत्र में समर्पित रहने वाले सबसे यानी कि अग्रगण्य यानी आगे अग्रगण्य सलाहकार थे, साहित्यकार थे। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के 2-3 प्रमुख साहित्यकारों में से एक हैं, है ना। बालकृष्ण भट्ट जो है भारतेंदु युग के जो है बहुत सारे कवि और यानी साहित्यकार हैं, उनमें से जो है 2-3 में जो है बालकृष्ण भट्ट का भी जो नाम लिया जाता है, जिनके अनवरत लेखन से भारतेंदु युग का रचनात्मक युग व्यक्तित्व निर्मित हुआ तथा आगे की द्विवेदी युग का मूलाधार निर्मित हो सका। ठीक है, साहित्य लेखन कल्पना, विलास और मनोरंजन को वस्तु नहीं अपितु वह जन समूह के चित्त के विकास का संवाहक और जन संस्कृति के विकास प्रवाह का मूर्त भागमय उपादान है, जो गहन लोक संपृक्ति से उपजता है और दिशा पाता है। तो कहता है कि जो ये साहित्य है केवल कल्पना और विलास और मनोरंजन की वस्तु नहीं है, बल्कि वह जन समूह के चित्त और विकास का संवाहक है और जन संस्कृति के विकास प्रवाह का मूर्त भागमय उपादान है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। यह बोधपूर्ण प्रधान मान्यता भारतेंदु युग के साहित्य से बनती है और इसके दृष्टाओं में बालकृष्ण भट्ट प्रमुख हैं। ठीक है, आधुनिक हिंदी नवजागरण और राष्ट्रीय आंदोलन के दौर में नए सिरे से अपनी भाषा और साहित्य की मौलिक लोकवादी प्रकृति और जाति निष्ठा की पहचान करते हुए तदनुरूप दिशा और प्रवाह देने का कार्य जिन महान लेखकों ने अपनी रचनात्मक गतिविधियों संपन्न किया है, उनमें से भट्ट जी विशेष रूप से स्मरणीय है। ठीक है, आगे देख लेते हैं इसका। आगे देखते हैं कि बालकृष्ण भट्ट गद्यकार थे। बालकृष्ण भट्ट क्या थे? गद्यकार। गद्य मतलब क्या था? कहानी। ठीक है, अपनी अभिरुचि, मानस और प्रतिष्ठा से परिवेश और यथार्थ से संपूर्ण सरोकार रखने वाले लेखक, पत्रकार। ठीक है, उनके गद्य की भाषा और कला की बड़े भी परिवेश और यथार्थ में ही थे। बड़े ही होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? ही होगा। लोक व्यवहार में बोलचाल, बातचीत और व्यक्तिगत में मूर्त भाषा और कला ही उनके गद्य का कलेवर बन जाती है। तो वह नवजागरण और स्वाधीनता संघर्ष का दौर था, जिसमें भीतरी और बाहरी, स्वदेशी और विदेशी शक्तियों में टकराव और संघर्ष की जागरूकता गद्य लेखन की नियति थी। दोस्तों, ये है बालकृष्ण भट्ट का जो वर्णन दिया गया है। तो ये जो इसका जो PDF दे देंगे टेलीग्राम पे, जो आप लोग जो वहाँ से इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं बातचीत जो इसके द्वारा लिखा गया, वो बातचीत में जो ये क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, देख लेते हैं आगे। बातचीत शीर्षक का जो हम लोग निबंध का सारांश, यानी बातचीत क्या एक निबंध है, इसका सारांश को हम लोग देख लेते हैं। बातचीत में जो क्या क्या कहा गया है। बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं और उन नायक रचनाकारों में एक है। बालकृष्ण भट्ट बातचीत निबंध के माध्यम से मनुष्य को ईश्वर द्वारा दी गई अनमोल वस्तु वाक शक्ति का सही इस्तेमाल करने को बताते हैं। यानी ईश्वर के द्वारा जो मनुष्य को जो है एक यानी अनमोल जो है वस्तु दिया गया, प्रदान किया गया है, बातचीत यानी बोलने की शक्ति, उसके बारे में जो है बालकृष्ण भट्ट जी जो है एकदम इस्तेमाल करने का विस्तृत जानकारी बताते हैं। वे बताते हैं कि यदि वाक शक्ति मनुष्य में न होती तो हम नहीं जानते हैं कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। यानी बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं यदि ये शक्ति यानी बोलने की शक्ति मनुष्य को ईश्वर ने नहीं दिया होता है तो ये पता नहीं कि ये जो है सृष्टि जो है कैसा होता है। यानी सारी सृष्टि जो है गूंगी प्रतीत होती, केवल और केवल जो है इशारों में बात किया जाता है और जो है काम चलाया जाता है। ठीक है, सब लोग मानो लुंज पुंज अवस्था में कोने में बैठा दिए होते है ना। वे बातचीत के विभिन्न तरीके भी बताते हैं। बालकृष्ण भट्ट जो है बातचीत करने के विभिन्न तरीके भी बताते हैं तथा घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है। यानी घरेलू बातचीत क्या है? एक मन रमाने का ढंग है। वे बताते हैं कि जहां आदमी की अपनी ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने आदि की ज़रूरत होती है, वहाँ बातचीत भी
अत्यंत आवश्यकता है। यानी बालकृष्ण भट्ट जी बताते हैं कि जहाँ पे आदमी को जो है अपने जीवन जीने के लिए जो है, जीवन मज़ेदार बनाने के लिए जो खाने पीने चलने फिरने की ज़रूरत होती है, ठीक उसी तरह जो है मनुष्य के जीवन को जो अति आकर्षक बनाने के लिए जो है बातचीत की भी आवश्यकता होती है। जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए जो भाव बनकर बाहर निकल पड़ता है ना। इससे चित्त हल्का और स्वच्छ परम आनंद में मग्न हो जाता है। यानी बातचीत करने से क्या होता है कि मन जो हल्का होता है और स्वच्छ हो जाता है और परम आनंद में जो है मन मग्न हो जाता है। बातचीत का भी एक खास तरह का मज़ा आता है। बातचीत करने का ही जो एक खास तरह का मज़ा आता है, ये जो है बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं। यही नहीं, वे बतलाते हैं कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि बोलने से ही जो क्या होता है मनुष्य के जो है गुण दोष जो है बाहर निकल पाते हैं। जब तक मनुष्य बोलेंगे नहीं तो पता नहीं चलेगा मनुष्य जो किस कैटेगरी का है, किस क्वालिटी का है। ठीक है, बोलने से ही जो है मनुष्य का जो गुण और दोष, क्या अच्छाई है कौन क्या बुराई है, उसका जो है वो बाहर निकलता है। कैसे? बोलने से। ठीक है, बेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार हो जाता है। यानी बोलने से जो मनुष्य का क्या होता है, रूप का साक्षात्कार यानी इंटरव्यू हो जाता है। वे कहते हैं कि 4 से अधिक की बातचीत तो केवल राम रमोल कहलाएगी। यानी वह कहते हैं कि यदि 4 से अधिक आदमी यदि बातचीत कर रहे हैं तो वो बातचीत नहीं होता है, क्या कहलाता है, राम रमोल कहलाती है। ठीक है, यूरोप के लोगों में बातचीत का एक हुनर है जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं, है ना। यूरोप के लोगों में जो है बात करने का बहुत ही बढ़िया ढंग है, यानी हुनर है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, यानी बातचीत करने की कला कहते हैं। ठीक है, इस प्रसंग में ऐसे 84 प्रसंग छोड़े जाते हैं जिन्हें कान को सुनकर अत्यंत सुख मिलता है। यानी आर्ट और कन्वर्सेशन के तहत जो है इस तरह से प्रसंग को 84 छोड़े जाते हैं कि आदमी को जो यानी कान में जो सुन के जो सुखद यानी अत्यंत सुख मिलता है। हिंदी में इनका नाम सुहृदय गोष्ठी है। यानी बातचीत करने की कला को जो हिंदी में क्या कहते हैं, सुहृदय गोष्ठी कहते हैं। बालकृष्ण भट्ट का उत्तम तरीका यह मानते हैं कि हम वाक शक्ति पैदा करें कि अपने आप बात कर लिया करें। यानी बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि बातचीत करने का एक उत्तम तरीका यह है कि हम लोग अपने आप में जो ऐसा जो तरीका अपना लें जो कि खुद से जो हम अपने आप से बातचीत कर सकते हैं। ये था टोटल जो लेखक का परिचय और उसके बातचीत का जो है चैप्टर का सारांश है। तो ये सारांश को बढ़िया से आप लोग लिख लीजिएगा, इसको PDF टेलीग्राम में डाल देंगे, तो वहाँ से जो इसको बढ़िया से कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब आगे हम लोग इसका जो ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, इसी चैप्टर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव जितने भी हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल कहता है बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म जो है ये 23 जून 1844 ईस्वी में था। ऑप्शन नंबर को इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुआ था। तो बालकृष्ण भट्ट का मृत्यु जो है ये हुआ था 20 जुलाई 1914 ईस्वी। कब हुआ था? 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। अगला सवाल है बालकृष्ण भट्ट के पिता कौन थे। तो बालकृष्ण भट्ट के पिताजी थे ये बेनी प्रसाद भट्ट थे, जो कि एक व्यापारी थे। क्या थे? बेनी प्रसाद भट्ट क्या थे? व्यापारी थे। ठीक है, आगे देखते हैं बालकृष्ण भट्ट की माँ का क्या नाम था। तो बालकृष्ण भट्ट का माँ का नाम क्या था? पार्वती देवी था। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब हो जाएगा। इसमें टोटल जो 30 ऑब्जेक्टिव दिया गया है, इसको बढ़िया से देख लीजिएगा। आगे देख लेते हैं बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। कहता बातचीत शीर्षक के जो निबंध है इसका निबंधकार कौन है? ये है बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर घ इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। बातचीत के माध्यम से जो है बालकृष्ण भट्ट जो है कि बातचीत की शैली बताना, बातचीत जो कैसे किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर क इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं। तो भारतीय हिंदी युग के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर क इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है बालकृष्ण भट्ट जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था। कहता बालकृष्ण भट्ट जो है किस पत्रिका का संपादन किया था। ये था हिंदी प्रदीप। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है बालकृष्ण भट्ट जी ने किस शब्दकोश का संपादन किया था। तो बालकृष्ण भट्ट जो है हिंदी शब्दकोश का प्रकाशन किया था, संपादन किया था। ऑप्शन नंबर घ इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है भट्ट जी किस युग के प्रसिद्ध रचनाकार हैं। तो भट्ट जी जो है भारतीय हिंदी युग के जो प्रसिद्ध रचनाकार है। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है भट्ट जी हिंदी साहित्य के किस विधा के महान रचनाकार थे। तो ये थे कहानी की। ऑप्शन नंबर घ इसका सही जवाब। कहानी को ही जो क्या कहा था, गद्य खंड कहा था। ठीक है, गद्य मतलब क्या था, कहानी। ठीक, अगला सवाल देख लेते हैं भट्ट जी किस भाषा के प्रमुख और महान पत्रकार, निबंधकार और आलोचक थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर को, ये हिंदी भाषा के महान
पत्रकार, निबंधकार और आलोचक थे। ऑप्शन नंबर को इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भट्ट जी को आचार्य शुक्ला ने अंग्रेजी साहित्यकार से तुलना करते हुए किस श्रेणी में रखते हैं। यानी कहने वाला है कि आचार्य शुक्ला ने बालकृष्ण भट्ट की जो तुलना किससे किया है, तो एडिसन और स्टील से किया है। ऑप्शन नंबर गो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भट्ट जी ने हिंदी साहित्य की किन किन विधाओं में सृजन काम किया है। तो भट्ट जी जो है उपन्यास, गद्य में विधा में काम किया है, कहानी में भी काम किया है, नाटक भी लिखे हैं, और इनमें से सही इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर घ इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भट्ट जी ने हिंदी साहित्य को क्या दिया है। तो भट्ट जी जो है हिंदी साहित्य को जो है नवीन धरातल, नवीन दिशा और नया रंग प्रदान किया। ऑप्शन नंबर गो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, अनेक प्रकार की शक्तियाँ जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उनमें से एक शक्ति क्या है। तो उनमें से एक शक्ति है क्या, वाक शक्ति। वाक शक्ति मतलब क्या होगी, बोलने की शक्ति। बोलने की शक्ति को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वाक शक्ति। यानी बात करने की शक्ति ही क्या है, वाक शक्ति है। तो जो ईश्वर के द्वारा जो एक अनमोल वरदान दिया गया है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, वाक शक्ति के अभाव में मनुष्य क्या नहीं कर सकता है। तो वाक शक्ति के अभाव में जो आदमी बात नहीं कर सकता। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर को होगा बात, ठीक है। ऑप्शन नंबर को में क्या, बात नहीं कर सकता है, ठीक। अगला सवाल है, रॉबिन्सन क्रूसो कौन था। रॉबिन्सन क्रूसो जो कौन था, तो ये था जंगली जानवरों के बीच पलने वाला एक आदमी था, रॉबिन्सन क्रूसो। ऑप्शन नंबर को इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका क्या प्रकट नहीं होता है। तो जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका जो गुण दोष जो प्रकट नहीं होता। ऑप्शन नंबर घ इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्ति में होती है, ये किसका मत है। तो ये जो इसका ऑप्शन झपा गया है, उसका जो आंसर होगा ये बेन जॉनसन होगा। कौन होगा, बेन जॉनसन जो का जो कहना है कि असल बातचीत जो है सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे है, कितने कानों में पड़ी बातें खुल जाती है। तो कहता है दो व्यक्तियों के कानों में पड़ी बातें जो खुल जाती है। ऑप्शन नंबर को इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, अशिक्षित लोगों के बीच बातचीत को क्या कहा जाता है। तो इसको ठिठोली कहा जाता है। ऑप्शन नंबर घ इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, इसका अशिक्षित लोगों के बीच बातचीत को क्या कहा जाता है, गप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ख इसका सही हो जाएगा, ठीक है। इसका जो 22 नंबर का जो क्या हो जाएगा, इसका ख हो जाए, यानी अशिक्षित लोगों के बीच बातचीत को जो है गप कहा जाता है, ठीक। अगला है, यूरोपीय लोगों के बीच जो बातचीत होती है उसको क्या कहते हैं। तो इसमें से सही कोई ना होगा। तो इसको जो हम लोग क्या बोलते हैं, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर गो में जो उसको आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद सुदृढ़ गोष्ठी किसे कहते हैं। तो सुदृढ़ गोष्ठी जो है ये यूरोपीय प्रवीण विद्वानों की मंडली को क्या कहते हैं, सुदृढ़ गोष्ठी कहते हैं। ऑप्शन नंबर गो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, तो यूरोपीय विद्वान अपनी बातें किस प्रकार एक दूसरे के सामने रखते हैं। तो बहुत चौतरायपूर्ण प्रसंग के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, किनके बीच घंटों तक काँव करते रहने पर भी कुछ ना होगा। तो ये होगा शुष्क पंडितों के बीच शुष्क पंडितों के बीच जो है घंटों भर तक काँव करते हैं, इसको जो कुछ नहीं होगा। ऑप्शन नंबर गो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, बालकृष्ण भट्ट ने कितने निबंध लिखे थे। तो बालकृष्ण भट्ट जो है लगभग 1000 निबंध लिखे थे। ऑप्शन नंबर को इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, बालकृष्ण भट्ट के निबंध 2 खंडों में संग्रहित किस नाम से है। तो ये है भट्ट निबंधमाला के नाम से। ऑप्शन नंबर गो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, दिलजोई का अर्थ क्या होता है। दिलजोई का अर्थ होता है मन बहला। मन बहला को ही हम लोग क्या बोलते हैं, दिलजोई बोलते हैं। ऑप्शन नंबर को इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, राम रमोवल का क्या अर्थ होता है। राम रमोवल किसको बोलते हैं, 4 लोगों से अधिक की बातचीत को हम लोग क्या बोलते हैं, राम रमोवल बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर घ इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोगों ने इसमें जो पूरे 30 ऑब्जेक्टिव को देखे, उसके बाद इसका जो लेखक का परिचय देख लिए, तो इसको बढ़िया से देख लीजिएगा। इसका PDF टेलीग्राम में डाल देंगे, तो वहाँ से जो आप लोग बढ़िया से इसको नोट कर लीजिएगा। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया निवेदन है कि चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करने का प्रयास करें, ताकि जो हम आगे बढ़े आप लोगों के सहयोग से। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।